कल क्या किया था लास्ट? इवनिंग क्लास से पहले इसकी केबल मंगवा लेना एक, और अगर ये एक्स्ट्रा है तो फिर रहने देना। विशाल से फोन लाके पूछ लेना कि वो जो टेबल पर रखी हुई थी वो एक्स्ट्रा केबल है, खराब वाली मैंने पीछे रख दी है, ये पूजा वाले के पास ही भेज देना, वहां से वो ले आएगा एक केबल, ठीक है। वहां से कनेक्टर ज्यादा अपन बाहर अंदर करेंगे तो कैमरे का होल्डर भी खराब हो जाएगा, इसीलिए। क्या किया था लास्ट आईसीटी में? ठीक है, मतलब व्हाट इज अबाउट द आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में सूचना कहते हैं, राइट? ओके। और सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सी किसके लिए होता है? सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन यानी संचार। और टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, राइट? तो इन तीन चीजों को मिलाकर देखें तो हम इसे कहते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईएनसीटी या आईसीटी के नाम से हम इसको जान सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो भाई, पक्का पक्का? ओके मैडम इधर देखो, सबसे ज्यादा गलत प्रोनाउंसिएशन आप ही करती है सब्जेक्ट का, देख लो नाम रट लो। अच्छा, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? कल लिखने को भी दिया था। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? सूचना का मतलब होगा किसी टाइप के असिद्ध तथ्य, संख्या या सांख्यिकी, कुछ भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है, सांख्यिकी भी हो सकती है, और कोई तथ्य भी हो सकता है। किसी प्रकार के असिद्ध तथ्य, संख्या, सांख्यिकी पर की गई या पर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जानकारी क्या कहलाती है? ये परिभाषा रटी होनी चाहिए हमें। जानकारी सूचना कहलाती है, आया ना? इंग्लिश में हम इसी को किस तरह से लिखते हैं? दैट द नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑन एनी अनप्रूवन फैक्ट, नंबर और स्टेटिस्टिक्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, है ना? तो ये क्या हो जाती है? सूचना हो जाती है। और सूचना अगर मुख्य रूप से देखें तो सूचना कैसे प्राप्त की जाती है, अगर हमारे सामने ये पूछा जाता है कि सूचना कैसे प्राप्त की जाती है, तो हम सूचना कैसे प्राप्त की जाती है, तो अभी हम सिर्फ उसी चीज को रिवाइज कर रहे हैं, है ना? जो इंफॉर्मेशन का मीनिंग है, फिर कम्युनिकेशन पर अभी हम जाएंगे, फिर टेक्नोलॉजी पर हम बाद में जाएंगे। व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट? सूचना कैसे प्राप्त की जाती है, राइट? हाउ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, तो उसका आंसर होता है सूचना डाटा पर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। डाटा पर प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है, द्वारा प्राप्त की जाती है। तो फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन है कि डाटा क्या होता है, व्हाट इज डाटा? तो जब हम इसका आंसर देखते हैं कि डाटा क्या है, तो डाटा जो है वो ये कहलाता है दैट डाटा किसी भी प्रकार का असिद्ध तथ्य होता है। क्या होता है? असिद्ध तथ्य होता है, कोई संख्या हो सकती है, और सांख्यिकी क्या कहलाता है? वो डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा। तो सूचना क्या है? इसी डाटा पर प्रक्रिया है, यानी कि असिद्ध तथ्य, संख्या, सांख्यिकी पर प्रक्रिया सूचना है। कहने का मतलब यह है कि व्हेन द प्रोसेस इज डन ऑन द अनप्रूवन फैक्ट, नंबर और स्टेटिस्टिक्स एंड वी आर रिसीविंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट? समझे या नहीं समझे? अब यहाँ पर बार बार एक शब्द तीनों की तीनों परिभाषाओं में हमारे सामने आया है, और तीनों परिभाषाओं में आने वाला कॉमन शब्द जो है वो है प्रक्रिया। वो क्या है? प्रक्रिया। प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया जो है वो बेसिकली किसी भी डाटा में होने वाला दो प्रकार का ऑप्शन है, क्योंकि ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक होती है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक को हम क्या बोलते हैं? गणितीय क्रिया, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि आता है। इसमें क्या आता है? प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, गुणा आता है, भाग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। देन दूसरी होती है लॉजिकल। लॉजिकल अगर आप तार्किक क्रिया की बात करते हो तो तार्किक क्रिया जो होती है वो क्या होती है? तार्किक क्रिया को हम बोलते हैं जैसे कि इंसर्शन एक्सेशन ऑपरेटर्स इक्वल टू, हाँ या ना? या कि फिर आप बात कर सकते हो
colon, semicolon, right? या oblique, these all are operators what we are using in the computers are the logical operation performance. बड़ा और छोटा दिखाना, बराबर दिखाना, या किसी भाग को कहीं खत्म कर देना वगैरह वगैरह। तुलना से ही किसी चीज का पता चलता है ना। अगर मैं बोलूं अभी तो इस क्लास में मैं मोटा हूं, अगर सब मोटे हो जाए तो फिर कौन मोटा? कोई मोटा नहीं है। तुलना से तो पता चलेगा कौन कैसा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन मोटा है कौन पतला है। कैसे पता चलता है बेटा? तुलना से पता चलेगा ना, बिना तुलना के तो पता चलेगा नहीं। तो वही तुलना करने की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन। आपने रीजनिंग पढ़ा है, रीजनिंग होती है लॉजिकल सब्जेक्ट है। लॉजिकल सब्जेक्ट रीजनिंग में आप क्या करते हो? यही तो करते हो आप रीजनिंग में, और क्या करते हो? रीजनिंग द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट व्हाट? द कंपैरिजन विद द, हम यूनिट्स फिजिक्स में यूज करते हैं, यूनिट्स को कहाँ यूज करते हैं? तुलनात्मक रूप से, कंपैरिजन ही तो करते हैं। लॉजिकली तो उनका यूज करते हैं। हमने एक बेस यूनिट बनाई होगी कि हमने एक पहले फिक्स करके रख लिया कि 1 सेंटीमीटर का मान कुछ इतना सा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या कर लिया? फिर तुलना कर ली ना। अब उसी को हमने 1 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे 1 सेंटीमीटर को 100 बार जोड़ देंगे तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बना देगा। समझे या नहीं समझे? तो इस तरीके से हमने तुलनात्मक रूप से, हमने पहले एक फिक्स लंबाई पूरी फिक्स कर ली, तय कर ली, और उस फिक्स लंबाई से तुलना करते हुए हमने सारे यूनिट्स पता किए। तो ये सारे ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। क्लियर है या नहीं है? बोलो। ये सब चीजें समझ में आती हैं, इंफॉर्मेशन सूचना समझ में आती है। मैं सिर्फ इसी तक जा रहा हूं। अच्छा, अब यहां से क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं? वो चीज ये है कि प्रत्येक सूचना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक सूचना एक डाटा है, लेकिन प्रत्येक डाटा एक सूचना नहीं होती। हर एक सूचना डाटा होगी ये तय है, लेकिन हर डाटा सूचना हो ये तय नहीं है, क्योंकि डाटा को सूचना बनने के लिए असिद्ध से सिद्ध होना पड़ेगा। यानी कि व्हेन द डाटा वांट्स टू बी द इंफॉर्मेशन, इट हैज टू बी प्रूवन फ्रॉम द अनप्रूवन। ये क्या है? सूचना है, डाटा का ही एक रूप है, लेकिन डाटा का सिद्ध रूप है। ये क्या है? डाटा है, सूचना नहीं है, क्योंकि असिद्ध रूप में पड़ा होता है। कुछ भी, एवरीथिंग इज व्हाट? डाटा फॉर यू। वो चीज जो आपको कोई जानकारी देती है, वो चीज जो आपके लिए आवश्यक है, वो आपके लिए क्या कहलाती है? वो सूचना जो आपको जानकारी दे रही है। हर वो डाटा जो आपको कुछ जानकारी प्रदान करता है, हर वो डाटा जो आपको क्या प्रदान करता है? कुछ जानकारी प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? वो सूचना कहलाता है। और हर वो डाटा जो आपको जानकारी प्रदान नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा कहलाता है। हाँ या ना? जैसे आपका मान के चलो एमपीपीएससी का रिजल्ट आ गया, हाँ या ना? और एमपीपीएससी के रिजल्ट में आपका जो फ्रेंड है, आपका जो दोस्त है, उसका पास या फेल होना आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ओन पास और फेल होना आपको क्या देता है? तो फ्रेंड का जो रिजल्ट है वो आपके लिए सिर्फ डाटा है, क्योंकि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपको एक जानकारी दे रहा है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो आपका रिजल्ट जो है, योर ओन रिजल्ट इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू। ये आपके लिए क्या हो जाता है? ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हो जाता है, जबकि ये सिर्फ डाटा है। तो मैंने कहा प्रत्येक डाटा सूचना नहीं हो, सॉरी, प्रत्येक डाटा सूचना नहीं होती, लेकिन प्रत्येक सूचना डाटा जरूर होती है। इस चीज को याद रखना है, चाहो तो नोट लगा के लिख लेना वहां पर। प्रत्येक सूचना एक डाटा अवश्य होती है। प्रत्येक सूचना एक डाटा अवश्य होती है। एवरी इंफॉर्मेशन इज अ डाटा। प्रत्येक सूचना एक डाटा अवश्य होती है। एवरी इंफॉर्मेशन इज अ डेटा। प्रत्येक सूचना एक डेटा अवश्य होती है। एवरी इंफॉर्मेशन इज अ डेटा, बट एवरी डेटा इज नॉट एन इंफॉर्मेशन। किंतु प्रत्येक डाटा एक सूचना नहीं होता। बट एवरी डेटा इज नॉट एन इंफॉर्मेशन। किंतु प्रत्येक डेटा एक सूचना नहीं होता। अजय भैया वो खिड़की मत खुलने देना। किंतु प्रत्येक डेटा एक सूचना नहीं होता। एवरी इंफॉर्मेशन इज अ डेटा, बट एवरी डेटा इज नॉट एन इंफॉर्मेशन। क्योंकि सूचना क्या है? वो डेटा जो हमें जानकारी प्रदान करे। मैंने आपको ये बताया था पहले भी, हाँ या ना? और इस पर प्रक्रिया द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं, और प्रक्रिया दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? अरिथमेटिक होगी और लॉजिकल होगी। कैसी होगी? अरिथमेटिक होगी और लॉजिकल होगी। हाँ या ना? ओके, तो इसमें हमने देखा भी था, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है क्या, अगर मैं कुछ भी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? LINA, राइट? आपको क्या लिख देता हूं? LINA। तो इसको मैंने क्या करवाया? प्रोसेसिंग करवाई। प्रोसेसिंग कराने के लिए मुझे इसे कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है, तो मैंने एक इनपुट दिया है, ये इनपुट हो गया। तो अब ये LINA क्या बन गया मेरे लिए? ये वो असिद्ध डाटा है जो मैंने, ये अनप्रूवन फैक्ट है, हाँ या ना? डिजिट्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं। कैसे हैं? अनप्रूवन, अनप्रूवन फैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू डाटा, हाँ या ना? और ये प्रोसेसिंग के लिए मैंने दिया, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद इसका आउटपुट जनरेट हुआ,
और आउटपुट जो जनरेट हुआ वो बन गया अनिल। ये हमें एक जानकारी देता है कि एक आदमी है जिसके 2 हाथ है, 2 पांव है, 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह है, सर पे थोड़े से बाल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आउटपुट में हमें मिला, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन विच इज इक्वल टू प्रूवन डेटा। ये क्या है, प्रूवन फैक्ट हो गया कि हाँ ये अब हमें जानकारी दे रहा है कि एक आदमी है, जबकि LIN ने हमें कुछ जानकारी नहीं दे रहा था कि ये क्या है। बात समझे या नहीं समझे? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द डेटा एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंस है कि ये क्या है, एक डेटा है, और ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। उस पर हम जाएंगे बाद में। प्रारंभिक स्तर पर कंप्यूटर का निर्माण इसलिए नहीं किया गया था कि हमें जो इंफॉर्मेशन जानकारी मिल रही है हम उस जानकारी का स्टोरेज यानी कि संग्रह कर सकें। कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ वो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि हम इंफॉर्मेशन को पैदा कर सकें। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन की अभी बात शुरू किए हैं और हम सिर्फ इंफॉर्मेशन का निर्माण सीखें। अभी तो कंप्यूटर का निर्माण आ रहा है, अभी तो कंप्यूटर बना भी नहीं है। हमने सबसे पहले जो बनाया वो तो कैलकुलेटर भी नहीं था, वो थी एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन MCM, जो ब्लेस पास्कल ने 1645 और 1646 के बीच में लाई है। बाद में इसी पर गॉटफ्रेड वॉन लिबनीज का नाम आपने सबने सुना होगा। लिबनीज ने इस पर एक रेकनिंग मशीन बनाई थी इसी के ऊपर। समझे या नहीं समझे? दुनिया का सबसे पहला जो डिजिटल मशीन या डिजिटल कैलकुलेटर आया वो ब्लेस पास्कल ही लेकर आए हैं। अगर देखा जाए इसे मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर भी कहते थे, जो आज भी वाहनों में स्पीडोमीटर के तौर पर यूज किया जाता है। उन्होंने इसमें 3 चक्रियां बनाई थी। 3 चक्रियों में प्रत्येक चक्री को 0 से 9 तक अंक दिए हुए थे। प्रत्येक चक्री को 0 से 9 तक चक्रियां कुछ इस तरीके की बनाई गई थी उस समय, जो ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। दांतेदार चक्रियां थी इस तरीके की, एक चक्री ऐसी, एक चक्री ऐसी, एक चक्री ऐसी, और इसमें 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक सब में थे। हिसाब ऐसा था कि ये इकाई यूनिट की थी, ये दहाई 10 की थी, और ये हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ा की थी। समझे? तो जब ये यूनिट वाली पूरा चक्कर घूमती थी तब ये सिर्फ एक घूमती थी, और जब ये पूरे 10 चक्कर लगाती थी तो ये एक चक्कर लगाती थी, तब ये एक घूमती थी। नहीं समझे बात को? तो जब इकाई का अंक एक चक्कर पूरा लगाएगा तब दहाई का अंक सिर्फ एक अंक घूमेगा, और जब दहाई का अंक एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो इकाई का अंक फिर सैकड़े का अंक सिर्फ एक घूमेगा। समझे या नहीं समझे? मतलब इकाई वाला अंक जो है वो शून्य से घूमकर पूरा शून्य पर आ जाएगा, तो दहाई वाले अंक में आपको एक दिखाई देगा, और इकाई वाले अंक में 10 बार शून्य से लेकर घूमते हुए शून्य आ जाएगा, और दहाई वाले अंक में एक बार शून्य से लेकर घूमते हुए शून्य आ जाएगा। तो सैकड़ा पर आपको एक दिखाई देगा, 100 पर आपको 1 शो होगा। ये पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी थी। ये एक तरीके का आप बोल सकते हो मैकेनिकल कोड था जो जनरेट करके एक मशीन को दिया हुआ था, जैसे इस पंखे को मैकेनिकल कोड जनरेट करके दिया हुआ है। आपको नहीं दिखता होगा लेकिन ये कोडेड है। कोडेड है मतलब जैसे इसको चालू करोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमेगा, रोटेट करता रहेगा ये कंटिन्यूअसली। समझे या नहीं समझे? और ये रोटेशन ही इसको क्या बताएगा, इसका कोड, इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है हर मशीन से निर्देश देकर काम कराना। ये बिल्कुल कुत्ते के जैसी चीज है। कुत्ता देखा है आपने? उस कुत्ते के सामने हम तस्तरी को फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, कुत्ता भागता है, तुरंत फेंकते ही साथ कुत्ता भागता है। आप देखना, आप फेंकने की मुद्रा में आ जाओगे, कुत्ता भागने की मुद्रा में आ जाएगा। जैसे ही आपके हाथ से बॉल छूटेगी कुत्ता सीधे बॉल के पीछे भागेगा, बॉल को उठाएगा, आपके पास लाएगा, फिर फेंकोगे, फिर जाएगा। आप 50 बार ऐसा करोगे, वो 50 बार ऐसे ही करेगा। रीजन है क्योंकि उस कुत्ते को कोड किया गया है, उसमें प्रोग्राम संग्रहित है, उस कुत्ते को कोड कर दिया गया, और उस कोड के थ्रू उसको क्या किया गया है, ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि तेरे को जब भी बॉल फेंकेगी तेरे को बॉल खींच कर लानी है, पकड़ कर लानी है, उसको फैच करना है। ये फैचिंग के कोड किए गए, उसमें प्रोग्राम दिया गया उसको एक तरीके से, वो और कुछ नहीं कर सकता, उसको इसी के लिए कोड किया गया है। तो इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो काम हम कुत्ते से करवा रहे हैं वही काम हम मशीन से करवा रहे हैं। मशीन को एक विशेष काम करने के लिए हम कोड देते हैं, उस कोड का ही आधार बनता है। हाँ या ना? बोलो। जैकॉर्ड स्लूम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको और अच्छे से बता पाऊंगा कि किस तरीके से विचारधारा ब्लेज पास्कल के चार्ल्स बबेज के मन में आई सबसे पहले। अगर देखा जाए तो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। इतना समझ में आया या नहीं आया? पक्का वो नोट लिख लिया या नहीं लिख लिया? ये सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? इंफॉर्मेशन क्या होती है, मेरे को बस ये समझना है कि इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। क्या है कि ब्रह्मांड ने मनुष्य को द्रव्य, ऊर्जा और सूचना, 3 चीजें दी हैं। हमारे पास 2 चीजें ऑलरेडी थी, हमारे पास तीसरी चीज नहीं थी, सूचना। उसे प्राप्त करने के लिए हमने प्रयास शुरू किया। द्रव्य हमें ब्रह्मांड और प्रकृति से मिला है, ऊर्जा भी हमें ब्रह्मांड और प्रकृति से मिली है। द्रव्य के रूप में हमें कई सारे संसाधन मिले, हमें खनिज पदार्थ मिले, हमें पाषाण मिले हैं, हमें वृक्ष मिले हैं, हमें मिट्टी मिली है, एवरीथिंग जिसका यूज करके हमने अपने संसाधनों को और आगे बढ़ाया। जैसे मिट्टी का उपयोग करके हमने खेती करना सीखा है, वृक्षों का उपयोग करके हमने अपने आश्रय स्थल बनाना सीखा है, और वृक्षों का उपयोग करके हमने
अपने कंफर्ट के और सामान बनाना सीखा है, वृक्षों का उपयोग करके हमने फल और सब्जियां प्राप्त करना सीखा है, नदियों से हमने पानी लेना सीखा है, नदियों पर हमने बांध बनाना सीखा है, और इन्हीं सब चीजों से फिर हमें ऊर्जा भी मिली है। जैसे ऊर्जा के कई स्वरूप हैं। पहला तो प्रकृति ने हमें जो मुख्य ऊर्जा दी है वो पवन ऊर्जा दी है, जल ऊर्जा दी है, प्रकृति ने हमें सौर ऊर्जा दी है, ये हमें प्रकृति से मिली है, हमने कुछ नहीं किया इसके लिए। हमें क्या मिली है? कोयले से तो ऊर्जा फिर भी हमने बनाई है, लेकिन वो कोयले की ऊर्जा दी हमें प्रकृति नहीं है, जो हमें जमीन से ही मिला है प्राइमरी में ही, है पार्ट प्राइमरी एनर्जी का ही, हमने उसको अलग से मेंशन नहीं किया। तो द्रव्य और ऊर्जा यानी कि एनर्जी और मैटर, ये दोनों चीजें हमें कहां से मिली? सूचना क्या है? इन द्रव्य और ऊर्जा के उपभोग का तरीका ही सूचना है। सूचना का मतलब क्या है? आदि मानव ने क्यों आखिर भीमबेटका में आप जाते हो तो भीमबेटका में जो रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, शैलाश्रय मिलते हैं, उन शैलाश्रय की दीवारों पर अगर आप देखते हो जाकर के तो पिक्चर्स लिखे हुए मिलते हैं। क्यों लिखा? ये दरअसल ये सूचनाओं का संग्रह था। उन लोगों ने जो कर लिया वो ये चाहते थे कि अगली पीढ़ी वो वहां से शुरू ना करे, उसको पता चले कि इतना तो हमने कर लिया, तुम आगे से शुरू करो। इसीलिए वो लोग शिकार का चित्र बना के चले गए, क्योंकि उनको पता था ये अगली पीढ़ी ना यहां से शुरू ना करे। तो उन्होंने वो पिक्चर बनाकर उनको ये दिखाया है कि शिकार तो हम कर चुके हैं, जानवरों को तो हम खा चुके हैं, तुम्हें कुछ करना है तो खेती करो, उसके आगे एडवांसमेंट लाओ, दूसरे तरीके से खाना ढूंढना सीखो। हमने सूचनाओं में संग्रह कर दिया। सूचनाओं के संग्रह की विधियां बहुत अलग अलग रूपों में हमारे को दिखती हैं। सूचनाओं के संग्रह की विधि शुरू हुई थी इन्हीं प्रकार के पाषाण स्थलों में, यानी सूचनाओं के संग्रह का सबसे पहला तरीका जो था वो रॉक पेंटिंग्स के फॉर्म में था, रॉक एडिक्ट्स के फॉर्म में था। ये सूचनाओं के सबसे पहले तरीके थे। पेंटिंग्स तब जब आदमी को भाषा का ज्ञान नहीं था, व्हेन मैन डिडंट नो अबाउट द लैंग्वेज। रॉक पेंटिंग ही किसमें बदल गई? रॉक स्कल्पचर्स या रॉक एडिक्ट्स में बदल गई, यानी कि अभिलेखों में। जब भाषा का ज्ञान होना शुरू हो गया, आदमी ने क्या शुरू कर दिया? अभिलेख या एडिक्ट्स बनाना, इंस्क्रिप्शंस बनाना शुरू कर दिया। यही सूचनाओं का प्रकार जो था, दिस टाइप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पाम लीव्स में कन्वर्ट हो गया था, यानी पाम एडिक्ट्स, ताड़ पत्रों में, ताड़ अभिलेखों में, जो ताड़ पत्रों पर आया ना। इसके बाद यही कैनवास में कंप्लीट हो गया था, या कैनवास में कन्वर्ट हो गया था। कैनवास समझते हो? क्लॉथिंग का यूज करते थे, हाँ या ना, स्टार्टिंग में। इसके बाद यही चीज पेपर प्रिंट पर शुरू हो गई थी, हाँ या ना। और पेपर प्रिंट पर शुरू होने के बाद यही ई प्रिंट बन गया, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर शुरू हो गई रिकॉर्ड करना। आज की डेट में हम इसी पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अब हम और आगे बढ़कर आ चुके हैं, और आज की डेट में हम जो सूचनाओं का रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो क्लाउड स्टोरेज पर ले रहे हैं। ये है आज की पीढ़ी जो क्लाउड स्टोरेज का काम करती है। पहले हम अपने मोबाइल फोन में मेमोरी चिप डालते थे, एक कार्ड डालते थे, मेमोरी का कार्ड, या पेन ड्राइव का यूज करते थे। आजकल उसकी जरूरत नहीं है। गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है, वन ड्राइव जैसे कई सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, जिन पर हम ऑलरेडी अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। इससे हमारा डेटा जो है वो लंबे समय के लिए स्थायी हो जाता है, क्योंकि मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में या के फिर हार्ड डिस्क में या मेनी अदर ऑप्शन, जैसे पहले सीडी आता था, भाई छोटे से शुरू हुआ है। जैसे पहले फ्लॉपी ड्राइव आया, फ्लॉपी ड्राइव क्या 50-60 किलोबाइट 500 किलोबाइट तक का स्टोरेज ले पाता था। 2 पिक्चर डाल दो उसमें, 2 फोटो खींच के फ्लॉपी ड्राइव फुल हो जाती थी। फ्लॉपी ड्राइव आगे बढ़ी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में आ गया, कॉम्पैक्ट डिस्क आगे बढ़ी, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क में आ गया। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते चले गए तो हम पेन ड्राइव्स पर चले गए, पेन ड्राइव्स के आगे अब हम हार्ड डिस्क पर आ चुके हैं, मेमोरी कार्ड्स पर आ चुके हैं। हार्ड डिस्क की बात करें, आज की डेट में आपको 5-5 टीबी की हार्ड डिस्क इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। 1 टीबी की तो लोग लेकर चल रहे हैं, 1 टीबी से नीचे तो लोग ये मानते हैं कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो लेना ही नहीं चाहिए। तो 1 टेराबाइट तक का स्टोरेज हमारे पास आ गया। दरअसल जब सूचना का हमने निर्माण किया तब हमने ये नहीं सोचा था, हमने सिर्फ ये सोचा था कि सूचनाओं का निर्माण करना आवश्यक है ताकि विकास हो सके। सूचनाओं के बिना विकास का आधार नहीं था। सूचनाओं के बिना विकास का आधार इसलिए नहीं था क्योंकि सूचना हमें किसी भी द्रव्य और ऊर्जा के उपभोग की जानकारी देती थी। जब हमने सूचना प्राप्त कर ली तब हमने उसका उपभोग करना सीखा। मानव ने पत्थर को पत्थर से रगड़कर आग का आविष्कार करना सीखा। ये क्या था? ये सूचना थी उसके लिए कि पत्थर को पत्थर से रगड़ने पर आग का आविष्कार होता है, और वो इसको सीख गया। इससे उसने एक ऊर्जा को पैदा किया जिसे अग्नि कहते हैं। बाद में मानवीय सभ्यता का पूरा विकास इसी पर आधारित था। मानव ने यह सूचना प्राप्त करी है सबसे पहले कि पेड़ों की छाल, वृक्ष, पत्ते आदि को उपयोग करके हम अपने वस्त्र बना सकते हैं, और बाद में फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जैसे कि कपास से उन्होंने अपना वस्त्र बनाना शुरू किया। इसके बाद रेशम भी खोजा गया, रेशम की पैदावार भी बड़े स्तर पर हुई। आज की डेट में इसे बड़े स्तर पर आप बोल सकते हो मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सूचनाओं से बड़ा है सब कुछ विकास। ये पूरा का पूरा विकास कैसे बना है? सूचनाओं से बना। उसने इस बात की सूचना प्राप्त की है कि हाइडल एनर्जी भी कोई चीज होती है, जल का उपयोग करके हम ऊर्जा का निर्माण भी कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे विकास आएगा, आगे हमारी इंडस्ट्री सेटअप होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो सूचना आधार थी हमारे विकास का। बिना सूचना के हम विकास नहीं कर सकते थे। हमारे लिए सबसे पहली चीज थी सूचना। सबसे पहले ये समझना था कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? 3 चीजें दी हैं। पहला द्रव्य मैटर, दूसरा एनर्जी यानी ऊर्जा, और तीसरा सूचना यानी इंफॉर्मेशन।
मैटर और एनर्जी हमें पूरी तरीके से प्रकृति ने यानी नेचर ने दिया है. व्हाट वी वांटेड द इंफॉर्मेशन, सो दैट इंफॉर्मेशन was the source we have generated. ये प्रकृति ने नहीं दिया, ये हमने स्वयं प्राप्त किया अपने विवेक से, इसलिए हम होमोसेपियन बने. क्योंकि हमने क्या प्राप्त की है? हमने सूचना प्राप्त की है, इसलिए हम लोग होमोसेपियन कहलाए. बाकी के जानवर या जीव जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन्होंने उन्हीं द्रव्य और संसाधनों का दिया तो उनको भी उतना ही है, लेकिन उन्होंने उसकी सूचना प्राप्त नहीं कर पाई, इसलिए वो हमारे जैसे दो पैरों पर खड़े नहीं हो पाए. लेकिन हम हो गए क्योंकि हमने उसकी सूचना प्राप्त करी, उनका सही उपभोग समझा, इसलिए मानव होमोसेपियन बन गया, होमो इरेक्टस से. समझे या नहीं समझे? तो ये जो सूचना है, हमने सब स्टार्टिंग में ये सोचा कि सूचना बनाए कैसे, लेकिन जब सूचना बन गई, इनकी जानकारियां हमें प्राप्त हो गई, इन संसाधनों की, इन रिसोर्सेज की नॉलेज हमारे पास आ गई, तो हमारे सामने सोचने वाली बात ये थी कि आने वाली सभ्यताओं को और हमारे पैरेलल अन्य सभ्यताओं को हम कैसे बताएं. अगर हम इसे साझा कर लेंगे तो ये लंबे समय तक जिंदा रहेगी और पृथ्वी का विकास होगा, और अगर हम इसे शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये, तो शेयर करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी उसका संग्रह, क्योंकि बिना संग्रह किए आप सूचना को शेयर नहीं कर सकते. ये बिल्कुल इस तरीके से है कि कैलकुलेटर जो है उसमें अगर आप 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 रिजल्ट आएगा. तो 4 क्या है? अगर 2 और 2 को मैंने जोड़ा है तो 4 क्या है जो आया है? वो सूचना है. ये क्या है? ये सूचना है, ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये रिजल्ट है मेरे प्रोसेस का. यहां पर एक प्रोसेस की गई है. प्रोसेस कौन सी है? अरिथमेटिक या लॉजिकल? अरिथमेटिक, यानी कि गणितीय अभिक्रिया है, गणितीय प्रक्रिया है. और यहां से लेकर 2 और फिर प्लस ऑपरेटर, फिर 2 और फिर इक्वल टू ऑपरेटर क्या है? ये डाटा है, जिसको सही मायने में अरेंज करके आपके कैलकुलेटर ने आपको रिजल्ट दिया है. लेकिन एक ड्रॉबैक कैलकुलेटर के साथ ये है कि ये जो रिजल्ट 4 आया है, क्या कैलकुलेटर इसको संग्रहित करता है, स्टोर करता है क्या? देयर इज नो स्टोरेज इन कैलकुलेटर. कैलकुलेटर आरंभिक कंप्यूटर माना जाता है. कंप्यूटर का आज भी मतलब हिंदी में संगणक होता है, यानी गणनाएं करने वाला. कैलकुलेटर कंप्यूटर का एक रूप था, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि सूचना बना तो सकता था वो, लेकिन सूचना का संग्रह नहीं कर सकता था. अब संग्रह अगर कर ले तो कितना अच्छा हो जाए? अच्छा ये हो जाएगा कि संग्रह करने से क्या होगा, आगे अगर अपन 4+2 करेंगे तो कैलकुलेटर सीधा 4+2 करके 6 ले आएगा. लेकिन अगर अपन इसका संग्रह नहीं करेंगे तो कैलकुलेटर पता है क्या करने वाला है? 2+2+2. ऐसा करूं या 4+2 कर दूं? हमने कैलकुलेटर में सिर्फ 2 फीड किया, 4 फीड नहीं किया. 2 फीड करने के बाद 2 को 2 से जोड़कर 4 जो ऑप्शन में आया आंसर, उसको कैलकुलेटर ने खुद से सीख करके क्या कर लिया. बात समझे नहीं समझे? लेकिन ये ऑप्शन कैलकुलेटर में था ही नहीं, तो इस ऑप्शन को लाने के लिए हमने मेमोरी का इजाद किया, यानी कि अब हमें मेमोरी की जरूरत पड़ी. जो सूचनाएं बने उन सूचनाओं का संग्रह करना मेमोरी होता है. मेमोरी में क्या किया जाता है? डेटा पर प्रक्रिया द्वारा जो सूचना निर्मित की जा रही है, उस सूचना को भविष्य के लिए संग्रहित करने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है. तो हमने कंप्यूटर में मेमोरी को डाला है फिर, और मेमोरी डालने के बाद हमने इंफॉर्मेशन को जनरेट करना शुरू कर दिया. अब आवश्यकता थी मेमोरी को जनरेट करने के बाद मेमोरी को शेयर करने की, यानी कि ये जो सूचना है उन सूचनाओं का हमने संग्रह तो कर लिया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अगर हम इसे शेयर करेंगे तो उतनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी. तो उन्होंने बोला कि इसको शेयर करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, और वही काम जिसको शेयर करना कहते हैं उसे इंटरनेट कहलाता है. वो इंटरनेट का इजाद इसलिए हुआ ताकि संग्रहित सूचना जिसे मेमोरी में संग्रहित किया जाता है उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शीघ्र जल्दी पहुंचाया जा सके. और बाद में इसी इंटरनेट नेटवर्किंग पे हमने किसको यूज किया? क्लाउड को. क्लाउड एक ऐसी चीज होती है जिस पर दुनिया भर के कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं, और उस क्लाउड पर स्टोर डेटा को वो आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. जैसे आज की डेट में आप गूगल पर कुछ भी डालते हो आपको मिल जाता है. गूगल पर कुछ भी स्टोर नहीं है, सब कुछ गूगल के क्लाउड पर है. क्लाउड क्या है? क्लाउड कोई बहुत बड़ा स्टोरेज नहीं है, बक्सा नहीं रख रखा है इन्होंने. दरअसल क्लाउड एक ऐसी जगह होती है जहां दुनिया भर का हर वो कंप्यूटर जिसने गूगल पर सर्वर को यूज किया है वो गूगल के साथ कनेक्ट हो जाता है. जैसे फेसबुक पर आपने अगर अपना कोई फोटो अपलोड किया है तो फेसबुक को आपने परमिशन दी है कि फेसबुक इसे क्लाउड पर ले जा सकता है. उस फोटो में आजकल वो ऑप्शन मांगने लग गया है, ओनली यू, योर फ्रेंड्स, पब्लिक. अगर आप पब्लिक डालते हो तो फेसबुक उसे उस क्लाउड पर रखता है जहां से कोई भी कंप्यूटर से प्राप्त कर सकता है. उसने आपका नाम डाला, जैसे मलखान का फोटो निकालना है तो उन्होंने बोला मलखान. जैसे वो टाइप करेगा फेसबुक पर मलखान, तो फेसबुक रिसर्च करेगा कि मलखान नाम से कौन सी आईडी फेसबुक पर रजिस्टर हुई है. वो फेसबुक के क्लाउड से नहीं जा रही, दरअसल फेसबुक के क्लाउड पर कनेक्टेड मलखान के कंप्यूटर से वो इमेज ली जा रही है. मतलब आपने अपने कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर को घुसने की इजाजत दी है जब आप उसको पब्लिक पर क्लिक करते हो, और फेसबुक आपके कंप्यूटर में घुसा है और घुस करके वो फोटो निकाल करके दूसरे आदमी को दिया है. वहीं अगर आप बोल दोगे ओनली मी का मतलब है अब कोई भी दूसरा आदमी, आप इजाजत नहीं देते फेसबुक को कि वो आपके कंप्यूटर में घुसकर किसी और को कुछ दे सके, तो उसे हम कह देते हैं सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा. ये क्लाउड स्टोरेज है. इसके लिए हमें किसी भी टाइप का कुछ, आपने अगर आज से 12 साल पहले फेसबुक पर कोई चीज अपलोड की होगी तो आप आज निकाल सकते हो, वैसी की वैसी वहां पड़ी हुई है. इसमें करप्शन का कोई टेंशन नहीं होता.
हार्डवेयर डिवाइसेस जो मेमोरी के तौर पर यूज की जाती थी, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे कॉम्पैक्ट डिस्क हो, चाहे वो डिजिटल वीडियो डिस्क हो, चाहे वो आपका फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो, चाहे वो आपका आजकल जो सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडीज आते हैं उनकी बात कर लो, इन सब में एक समस्या है। वो समस्या ये है कि ये कभी भी करप्ट हो सकती हैं, ये कभी भी डैमेज हो सकती है। अगर एक बार करप्ट या डैमेज हो गई तो आपका इंफॉर्मेशन पूरा चला जाएगा, डेटा पूरा चला जाएगा। लेकिन क्लाउड पर तब तक क्लाउड है, तब तक ये डेटा वहीं के वहीं है, क्लाउड पर से डेटा कभी नहीं जाएगा। बात समझे नहीं समझे? इनकेस अगर आप भूल भी गए हो, मान के चलो कि आप सब्सक्रिप्शन लेकर काम करते हो और गूगल ड्राइव का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो ज्यादा का, आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाया, 6 महीने बाद आपके पास पैसा आया, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आपका डेटा जितना भी था वो सलामत है। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे आपको वापस वो वैसा का वैसा मिल जाएगा। आपने अपना फोन चेंज कर लिया, दूसरा फोन ले लिया, तो आपका डेटा उस फोन में नहीं गया, उस डेटा को डिलीट कर दो, क्योंकि आपने डेटा कहां सेव किया हुआ है? गूगल पर। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी डिवाइस से आप अपना आईडी और पासवर्ड यूज करके क्लाउड ओपन करेंगे, आपको डेटा वहां पर मिल जाएगा, हाँ या ना? तो ये क्लाउड स्टोरेज का कमाल है। तो सबसे पहली जरूरत इंफॉर्मेशन को बनाने की पड़ी, दूसरी जरूरत इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने की पड़ी यानी स्टोर करने की, और तीसरी सबसे बड़ी जरूरत पड़ी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की पड़ी। समझे या नहीं समझे? और यहां से देखो इंफॉर्मेशन आया तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और फिर कम्युनिकेट करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ी, और इसके लिए हमने जिन प्रौद्योगिकियों को इस्तेमाल किया है वही हमें पढ़नी है। किन प्रौद्योगिकियों का हमने इसमें इस्तेमाल किया है? जैसे सबसे पहली प्रौद्योगिकी तो सूचना के लिए कंप्यूटर है, तो हम इसलिए कंप्यूटर के विकास को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। बात समझे नहीं समझे? दूसरी प्रौद्योगिकी इस स्टोरेज और कम्युनिकेशन के लिए और सूचना के निर्माण में कंप्यूटर के लिए जो जरूरत पड़ी है उनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की पड़ी है, तो हम हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी कम्युनिकेशन में इंटरनेट भी एक प्रौद्योगिकी के तौर पर उपयोग हुआ, तो वो प्रौद्योगिकी में हम इंटरनेट को भी पढ़ेंगे, और इंटरनेट को पढ़ने के बाद हम उसके संबंध में जितनी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस यूज होती हैं, इंटरनेट का हर एक अवयव, वेब ब्राउजर से लेकर के वाईफाई तक, एवरीथिंग, वो हमारी नीड है, हमें पढ़ना है। इसी सिलेबस में अगर आप देखोगे इसी नाम के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन को बनाने से लेकर कम्युनिकेट करने तक उपयोग की गई सारी की सारी प्रौद्योगिकियां जो है वही पूरा का पूरा कंप्यूटर है। इसलिए हमने इसे कंप्यूटर के तौर पर नहीं पढ़ा, हमने इसे किस तौर पर पढ़ा है? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज हम कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन में जी रहे हैं, जो 1995 में शुरू हुई, 1995 में। उसके बाद एक भी जनरेशन आगे नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि 1995 की जनरेशन जो है कंप्यूटर की, दैट इज द 5th जनरेशन, इज कंसीडर्ड एज द जनरेशन ऑफ आईसीटी। इसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जनरेशन माना जाता है, जो 9वें पंचवर्षीय योजना से लगभग शुरू मान ली जाती थी भारत में। समझे या नहीं समझे? तो आईसीटी जो है उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, और खेल पूरा का पूरा जो शुरू होता है वो इंफॉर्मेशन से शुरू होता है। जिसने डेटा और इंफॉर्मेशन को समझ लिया उसने कंप्यूटर को समझ लिया, जो डेटा और इंफॉर्मेशन को नहीं समझ पाया वो कभी कंप्यूटर को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ एक मशीन है। उसका क्या उपयोग है, कहां से उसका आइडिया दिमाग में आया, क्यों उसको यूज किया गया, क्यों उसका विकास किया गया, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है देखने को? इंफॉर्मेशन से मिलती है। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का पक्का? अभी पहले इसमें आप कोई और डाउट बचाओ तुम्हारी तरफ से तो बता दो, जो तुम पूछ रही थी वो क्लियर हो गया? यही पूछ रही थी, पूछ रही हो, बता रही हो, ये बताओ क्या पूछ रही थी? इंफॉर्मेशन मिलने के पहले नहीं होता, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद स्टोर होता है। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद स्टोर होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे डीबगिंग करना, इंटरप्रीट करना कहते हैं, ट्रांसलेट करना कहते हैं। यहाँ पर दो चीजें यूज होती हैं, एक इंटरप्रीटर यूज होता है और एक डीबगर यूज होता है, जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। जो इंटरप्रीटर होता है उसका काम होता है, देखो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है। देखो आप भाषा को समझो, भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब सीधी सीधी तरीके से एक है, और वो एक चीज भाषा के उसमें ये है कि ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखो ये क्या लगा हुआ है? ये स्विच बोर्ड है, ठीक है। अब मैं पंखे की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? पंखे की। मैडम आज फिर से खुला छोड़ते हैं। पंखे की बात करता हूँ, कहाँ है तुम्हारा फैन? ये फर्स्ट फैन, ठीक है, ये बंद हो गया और अब ये चालू हो गया, अब ये फिर से बंद हो गया, अब ये चालू हो गया। देखो मैं जब तुमसे बात करता हूं ना, तो मेरे बात करने के 2-3 तरीके हैं। 2-3 तरीके कैसे हैं जरा समझो। मैंने तुमसे पूछा समझ में आ गया, तो मैंने पूछा तुमसे समझ में आ गया, तुमने बोला जी सर समझ में आ गया, तो मैंने तुमको बोला व्हाट इज कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली संवाद क्या होता है अपनी भाषा में समझें। संवाद का मतलब होता है एक मैसेज जनरेट किया जाए, क्या किया जाए, फिर सेंड किया जाए, फिर एक्नॉलेजमेंट लिया जाए, प्राप्ति का संदेश। ये 3 चीजें जरूरी हैं। संदेश यानी मैसेज का जनरेशन, उसे बनाना, उसे भेजना, प्रेषित करना यानी सेंड करना, और उसका एक्नॉलेजमेंट लेना। तो मैंने पहले संदेश बनाया, मेरा संदेश मौखिक रूप से है, मैंने आपको कहा क्या समझ में आ गया, आपने बोला जी समझ में आ गया। तो आपने जब ये बोला है जी समझ में आ गया, तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट है।
मैंने संदेश बनाया, फिर भेजा और आपने उसको एक्नॉलेज कर दिया। आपका रिप्लाई क्या होता है? एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है। आपका रिप्लाई क्या होता है? एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो अब हमारे सामने आती है, जो हमें समझने की होती है, वो क्या है? जो मौखिक रूप से मैंने संदेश बनाया, उसी संदेश को मैं और किसी रूप में यानी लिखित तौर पर भी उपयोग कर सकता हूं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया, क्या आपको समझ में आया? आपने अपनी अपनी कॉपियों पर लिखकर बोल दिया जी सर समझ में आ गया। तो ये लिखित संदेश भेजना और प्रेषित करना और एक्नॉलेजमेंट लेना है। तीसरी, मैंने आपसे ना तो बोला ना ही आपको लिखकर भेजा, कम्युनिकेशन हमारा इशारों में हुआ, और मैंने आपकी तरफ इशारा किया तो आपने अपनी तरफ से इशारा कर दिया। इसका मतलब क्या है? ये भी संदेश भेजा गया है और एक्नॉलेज्ड हो गया है। संदेश भेजना यानी वार्तालाप करना, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना, थॉट्स को एक्सचेंज करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन है। जब हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं। अब अगर आपको समझ में आ गया और मैं आपसे पूछूं एल्ला पिल्ला की भाषा में, केरला की भाषा में, तो आप क्या उसको एक्नॉलेज कर पाओगे? आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति से या किसी भी मशीन से उस भाषा में बात करनी होती है जिस भाषा में हम क्या कर रहे हैं, उसको समझते आती हो। इस पंखे को मैं कहूंगा बेटा बंद हो जा, तो बंद हुआ क्या? नहीं हुआ। इस पंखे को मैंने बोला बेटा चालू हो जा, तो क्या चालू हो जाएगा? क्या नहीं होगा। लेकिन इस पंखे को बंद या चालू करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? ये पंखे को स्विच बंद कर दिया मैंने। स्विच को ऑफ किया तो ये पंखा बंद हो गया, बिना बोले बंद हुआ। दरअसल मैंने स्विच ऑफ नहीं किया। आप ऐसे समझें कि मैंने पंखे से एक बात कही है और पंखे ने एक्नॉलेजमेंट दिया है। अब मैंने फिर से इसको एक बात कही कि चालू हो जाए, लेकिन इससे ये बात कहने के लिए इसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, और इसकी भाषा इलेक्ट्रिकल है, यानी विद्युत भाषा है, और विद्युत भाषा हमें स्विच बोर्ड देता है। तो हमने जो किया है वो दरअसल एग्जैक्टली इसके साथ बात की है। इस मशीन के साथ हमने क्या किया? बात की है। मैं इस रिमोट से इस प्रोजेक्टर को ऑन करूंगा तो प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन मैं इस प्रोजेक्टर को ऐसे कहूंगा कि ऑन हो जा। हमारा काम है मशीनी भाषा को उपयोगकर्ता की भाषा के अनुरूप बनाना, क्योंकि हम मशीनों का इजाद मशीनों के कंफर्ट के लिए नहीं करते, अपने कंफर्ट के लिए करते हैं। मशीन क्यों बनती है? इंसान के कंफर्ट के लिए। मशीन के कंफर्ट के लिए तो नहीं बनती ना मशीन। इसलिए हमने मशीन को एक ऐसी क्षमता देने की बात सोची जिसमें मशीन स्वयं से सीखती हो। इसे हम कहते हैं सेल्फ लर्निंग ऑफ मशीन। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। दरअसल इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धिमत्ता क्या होती है? किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता को बुद्धिमत्ता कहते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू लर्न समथिंग। व्यक्ति जब कुछ सीख सकता हो, भाई इसी के बेस पर तो हम आईक्यू निकालते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, कि भाई इसका आईक्यू बड़ा तेज है, क्योंकि वो आदमी किसी भी चीज को जल्दी सीख जाता है, तो उसी के लिए हम ये कहते हैं कि उसका आईक्यू तेज है। उसी तरीके से हमने मशीन को ये क्षमता देने की सोची। अब क्योंकि मशीन एक नेचुरल ब्रेन यानी कि प्राकृतिक दिमाग नहीं है, ये कृत्रिम ब्रेन यानी कि एक आर्टिफिशियल ब्रेन है, कृत्रिम दिमाग है, इसलिए हम इसके इंटेलिजेंस को भी क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरीके से मानव या कोई जीव खुद से सीखता है, उसी प्रकार मशीन के खुद से सीखने की क्षमता को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आजकल हमने वो कर लिया। अब कंफर्ट किसका चाहिए, यूजर का या मशीन का? कंफर्ट किसको चाहिए? यूजर को। तो यूजर की भाषा मशीन को समझनी चाहिए या मशीन की भाषा यूजर को समझनी चाहिए? मैंने जब पंखे का स्विच दबाया और बंद किया तो दरअसल मैंने उसकी भाषा समझी है, उसने मेरी भाषा नहीं समझी। मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे अपनी भाषा उसको समझानी पड़ेगी। इसलिए आजकल हम उन डिवाइसेस का यूज ज्यादा कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, जो आदमी की भाषा समझती है। आज की डेट में आप इनके लिए बहुत बड़े लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस यूज की जा रही हैं, जिन्हें वॉइस कमांड डिवाइसेस कहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ 1000, 1500 या 2000, ज्यादा से ज्यादा 5000 में ये डिवाइसेस आती हैं। पंखे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, आप स्विच बोर्ड में लगा दीजिए, वो ऑन रहेगी, कमरे में आइए बोलिएगा स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन हो जाएगा अपने आप। यानी हमने अपनी भाषा में बात करी, पंखे चालू हो जा, पंखा चालू हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने मलखान को बोला बेटा मलखान एक गिलास पानी लाना, तो ये लेकर आएगा, क्योंकि मैंने इसको अपनी भाषा में बोला। वैसे मशीन भी आज की डेट में अपनी भाषा समझने की कोशिश कर रही है। इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। हो रहा है गूगल होम, एप्पल का सीरी, आपके फोन में ओके गूगल का ऑप्शन है, आप फोन में ओके गूगल ऑन कर दो, बोलो ओके गूगल सर्च मी दिस वीडियो, वो आपको वही वाला वीडियो अपने आप सर्च करके देता है। मतलब वो आपकी भाषा समझने लग गई है मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है। हमें अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने किया क्या, ये मशीन के साथ कम्युनिकेशन, तो ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। आपका पूरा सिलेबस इन 3 चीजों में घिरा हुआ है बस, और किसी चीज में आता ही नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? बोलो पक्का पक्का, लाइन चेंज करना, आगे बढ़ेंगे। आगे की बात करें, नेक्स्ट वो क्या बोलता है, हमने ये देखा है कि जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ इस तरीके से, क्यों? क्योंकि जिस इंफॉर्मेशन को
और डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? तो कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे? ए प्रोसेसिंग डिवाइस। ये क्या है? एक तरीके की प्रोसेसिंग डिवाइस है विच प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो क्या करती है? डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने का काम करती है। क्या कर रही है वो? कंप्यूटर एक प्रक्रिया पूर्ण युक्ति है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या करती है? डेटा की प्रक्रिया कर इंफॉर्मेशन का निर्माण करती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। हाँ या ना? और इस कंप्यूटर के विकास के लिए ही हमने बात की है। और कंप्यूटर का विकास में हमने क्या देखा है? सन 1645 और 1646 के बीच। कब कब? 1645 और 1646 के मध्य ब्लेज पास्कल ने, किसने? ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया। ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। सॉरी, ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, एमसीएम, राइट, जिसे उन्होंने पास्कलाइन नाम दिया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? पास्कलाइन। हाँ या ना? कब बना था? ब्लेज पास्कल ने, हमने लिखा है 1646 की बात, राइट। ब्लेज पास्कल ने फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन बनाई जो डिजिटल कैलकुलेशन करती थी, जिसे डिजिटल कैलकुलेशन मशीन या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन नाम दिया गया। हालांकि इसके पहले 3000 साल पहले, लगभग 3000 ईयर्स अगो, अबेकस नाम की एक डिवाइस बनाई गई थी चाइना में। अबेकस कहां बनाया गया था? ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। व्यापम के एक एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अबेकस कहां बनाया गया था? तो आप बताओगे चाइना में, 3000 साल पहले। आज भी छोटे छोटे बच्चों को इससे कैलकुलेशन सिखाने का काम किया जाता है। आपने देखा होगा जहां तहां अबेकस क्लासेस खुली होती। वो अबेकस क्या था? मैंने आपको बताया था, एक इंस्ट्रूमेंट, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट था पूरी तरीके से, जो एनालॉग आंकड़े प्रदान करता था, जिसके दो सेक्शंस होते थे। इनमें बीट्स लगे होते थे। पहले सेक्शन में सिर्फ दो दो बीट्स लगे होते थे ऊपर वाले, और नीचे वाले सेक्शन में हर एक तार के साथ 5 बीट्स लगे होते थे, जिनका उपयोग करके कैलकुलेशन की जाती थी। किसी ने सीखा होगा तो इसमें कैलकुलेशन कर सकता, अपने को तो आती नहीं। समझे या नहीं समझे? इसे हम किस नाम से जानते थे? अबेकस के नाम से जानते थे। अबेकस टूल तो देखा ही होगा सबने, रियलिटी में भी। अबेकस टूल कहीं भी मिल जाता है, बाजार में चले जाना, 50-100 रुपए में अबेकस मिल जाएगा। प्लास्टिक का भी बनता है। हाँ या ना? लाइन चेंज करेंगे। ऑन द पास्कलाइन, पास्कलाइन पर, ये पास्कल का जो पास्कलाइन था, जिसे हमने मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर बोला है, ऑन द पास्कलाइन, पास्कलाइन पर, पास्कलाइन पर इन 1694, 1694 में, इन 1694, 1649 में, 1694, 1600, सॉरी 94, 94, 1694, 1694 में गॉटफ्रीड वॉन लीबनिज, गॉटफ्रीड वॉन लीबनिज, गॉटफ्रीड वॉन लीबनिज ने, वॉन लीबनिज ने, लीबनिज ने कार्य कर एक विकसित मशीन बनाई, कार्य कर एक विकसित मशीन बनाई, एक विकसित मशीन बनाई। इन 1694, Gottfried von Leibniz worked on Pascaline and developed a new machine, worked on Pascaline, worked on Pascaline and developed a new machine
वर्कड ऑन पास्कलाइन and developed a new machine named reckoning machine, जिसे reckoning machine नाम दिया गया. That was named reckoning machine, जिसे reckoning machine नाम दिया गया. That was named reckoning machine, जिसे reckoning machine नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया? reckoning machine. What was the advancement in it as compared to the Pascaline? तो लिख लेना, पास्कलाइन की तुलना में यह as compared to पास्कलाइन, पास्कलाइन की तुलना में यह as compared to पास्कलाइन, पास्कलाइन की तुलना में यह जोड़ने व घटाने के साथ साथ गुणा व भाग भी कर सकती थी. As compared to Pascaline, it could also perform multiplication and division with addition and subtraction. जोड़ने और घटाने के साथ साथ, जोड़ने और घटाने के साथ साथ, घटाने के साथ साथ गुणा व भाग भी कर सकती थी. गुणा व भाग भी कर सकती थी. गुणा व भाग भी कर सकती थी. It can also perform the multiplication and division with the addition and subtraction. Addition and subtraction. सिर्फ जोड़ा घटाना. लाइन चेंज करना. इन 1804 1804 में, इन 1804 AD 1804 में, इन 1804 AD 1804 में a French weaver, एक फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड invented a weaving loom which could work on its own instructions. Which could work on its own instructions. जोसेफ जैकार्ड ने एक ऐसा लूम बनाया या एक ऐसा करघा, बुनाई का करघा बनाया जो स्वतः निर्देशों का पालन कर कार्य करता था. या स्वयं को ही निर्देश देकर कार्य करता था. जो स्वयं को ही निर्देश देकर कार्य करता था. दरअसल इन्होंने क्या किया, जोसेफ जैकार्ड ने जो लूम बनाया, उस लूम में छेद किए कपड़े के पैटर्न के हिसाब से. कहने का मतलब कहां कहां से बुनाई होनी है, कहां कहां से नहीं, वहां से छेद कर दिए. निडल्स यानी सुई इस तरीके से मैकेनिकली अरेंज की गई कि सुई उसी छेद में जाकर घुसेगी जहां पर वो छेद है, और जहां छेद नहीं है वहां पर बुनाई नहीं होगी. तो कपड़े का पैटर्न के हिसाब से ये था पूरा मैकेनिकल अरेंजमेंट. पंच कार्ड्स यानी कि पंचेस इस तरीके से बनाए गए कि निडल उसी पंच में जाए और वहां से धागे को पिरो करके वापस लौटे. तो इसमें बुनकर को खुद से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. उसे एक बार लगाकर छोड़ दिया जाए, वो अपने आप उसी पैटर्न में चलता रहता था. इसी आधार पर हमने सबसे पहले प्रोग्राम को सीखा है कि किस तरीके से किसी कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को या किसी भी मैकेनिकल उपकरण को हम अपने कार्य के लिए इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि वो खुद से ही अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देता रहे, हमें बार बार इंस्ट्रक्शन ना देना पड़े. बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में हमने कुत्ते को बार बार बोला जा लेके आ, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो सेल्फ लर्न करना सीख गया और उसने खुद ही को इंस्ट्रक्शन देना चालू कर दिया कि जब भी बॉल फेंके मेरे को लेके आनी है. वो खुद से ही सीखने लग गया, फिर वो खुद से ही इस चीज को स्टोर करने लग गया और अपने आप को इंस्ट्रक्ट करने लग गया. फेंक करके बॉल ये नहीं बोला जाता उसको जा बेटा लेके आ, पहले बोला जाता था. अब क्या हुआ, जैसे हम फेंकने की मुद्रा में आए वो
भागने की मुद्रा में आ गया कि जैसी बॉल छूटेगी हाथ से मैं भी यहां से छूट लूंगा। समझे या नहीं समझे? दिस हैपेंड। और इसी तरीके की चीज, मतलब कुत्ते को खुद एक इंस्ट्रक्शन से कमांड करने की गुण इन्होंने दे दिए वेविंग लूम को। जोसेफ जैकार्ड की वेविंग लूम था तो उनके अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो बुनकर था आदमी प्रोफेशन से, उसने अपने फायदे के लिए इसको बनाया। लेकिन फाइनल हुआ ये कि जोसेफ जैकार्ड ने इसके लिए जो अपने फायदे के लिए काम किया, बाद में कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा बेस बन गया था। लिख लेना लाइन चेंज करके, और उसमें लिखना जैकार्ड के इस लूम ने दो विचारधाराएं प्रदान की। दिस लूम ऑफ जैकार्ड के इस लूम ने दो विचारधाराएं प्रदान की। दिस लूम ऑफ जैकार्ड प्रोवाइडेड, जैकार्ड के इस लूम ने दो विचारधाराएं प्रदान की। दिस लूम ऑफ जैकार्ड प्रोवाइडेड टू थॉट्स। पहला, the information can be stored on punch cards, or the information can be coded, ऐसा लिखना, the information can be coded on punch cards। सूचना को पंच कार्डों पर कोडित किया जा सकता है। सूचना को पंच कार्डों पर कोडित किया जा सकता है। पंच कार्डों पर कोडित किया जा सकता है। नंबर 2, दूसरा, पंच कार्डों पर कोडित यह सूचना निर्देशों का एक समूह है। निर्देशों का एक समूह है। This coded information on punch cards is a group of instructions. This coded information on punch cards is a group of instructions. Whenever, जब भी, निर्देशों का एक समूह है, जब भी पंच कार्डों को काम में लिया जाएगा। Whenever the punch cards will be taken, जब भी पंच कार्डों को काम में लिया जाएगा। Whenever the punch cards will be taken in work, जब भी पंच कार्डों को काम में लिया जाएगा, तो निर्देशों का यह समूह, then this group of instructions, तो निर्देशों का यह समूह, then this group of instructions will be working like, या will be executed like a program, एक प्रोग्राम के रूप में क्रियान्वित होगा। will be executed like a program, प्रोग्रामों के रूप में क्रियान्वित होगा। will be executed like a program, प्रोग्रामों के रूप में क्रियान्वित होगा। will be executed like a program, प्रोग्रामों के रूप में क्रियान्वित होगा। executed like a program। लाइन चेंज करना, हेडिंग देना, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन हिंदी वाले भी, डिफरेंस इंजन लिखना। डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1822। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 ईस्वी में हुआ। डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1822। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 ईस्वी में हुआ बाय चार्ल्स बबेज, जो चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया।
जो चार्ल्स बबेज द्वारा किया गया, बाई चार्ल्स बबेज, जो चार्ल्स बबेज द्वारा किया गया, चार्ल्स बबेज द्वारा किया गया। इन एक्चुअल बिफोर दिस इन्वेंशन, इस आविष्कार के पूर्व तक, बिफोर दिस इन्वेंशन, इस आविष्कार के पूर्व तक गणितीय गणनाएं हस्त निर्मित होती थी, गणितीय गणनाएं हस्त निर्मित होती थी। arithmetic calculations were made on hands, arithmetic calculations were made on hands, गणितीय गणनाएं हस्त निर्मित होती थी, arithmetic calculations were made on hands, that's why there were many mistakes in their tables, जिस कारण उनकी सारणियों में अनेक गलतियां होती थी। That's why there were many mistakes in their tables, जिस कारण उनकी सारणियों में अनेक गलतियां होती थी, उनकी सारणियों में अनेक गलतियां होती थी। That's why there were many mistakes in their tables, जिस कारण उनकी सारणियों में अनेक गलतियां होती थी, उनकी सारणियों में अनेक गलतियां होती थी, अनेक गलतियां होती थी। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड दिस, चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड दिस, चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार इन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए ही किया। इन्वेंटेड दिस टू रिमूव दीज मिस्टेक्स, इन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए ही किया। इन्वेंटेड दिस टू रिमूव दीज मिस्टेक्स, टू रिमूव दीज मिस्टेक्स, इन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए ही किया, को समाप्त करने के लिए ही किया, करने के लिए ही किया। द कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑन दिस डिवाइस, इस युक्ति का पूर्ण खर्चा, द कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑफ दिस डिवाइस, इस युक्ति का पूर्ण खर्चा वॉज वेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। वॉज वेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। इन विच गियर्स एंड शाफ्ट्स वर यूज्ड, जिसमें गियर व शाफ्ट का उपयोग किया गया। इन विच, ये बहुत बड़ा था, इन विच गियर एंड शाफ्ट्स वर यूज्ड, जिसमें गियर व शाफ्ट का उपयोग किया गया। एंड इट वाज वर्किंग ऑन स्टीम पावर, और यह भाप की शक्ति से चलती थी। एंड इट वाज वर्किंग विद स्टीम पावर, और यह भाप की शक्ति से चलती थी, भाप की शक्ति से चलती थी। भाप की शक्ति से चलती थी। इन 1833, 1833 में, लाइन चेंज कर देना है। इन 1833, 1833 में चार्ल्स बेबेज क्रिएटेड अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया। क्रिएटेड अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप तैयार किया। क्रिएटेड अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन, अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप तैयार किया, एक विकसित रूप तैयार किया। दैट वाज नोन एज एनालिटिकल इंजन, जिसे एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया। दैट वाज नोन एज एनालिटिकल इंजन, जिसे एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया। दैट वाज नोन एज एनालिटिकल इंजन, जिसे एनालिटिकल इंजन नाम दिया गया, इंजन नाम दिया गया। दिस मशीन was capable to calculate many calculations, या capable to do many calculations, to perform many calculations। यह मशीन अनेक गणनाएं करने में सक्षम थी। This machine was capable to
परफॉर्म मैनी कैलकुलेशंस, यह मशीन अनेक गणनाएं करने में सक्षम थी, अनेक गणनाएं करने में सक्षम थी। बिकॉज इट वॉज ऑपरेटेड बाई द कोड्स स्टोर्ड ऑन पंच कार्ड्स, क्योंकि यह पंच कार्डों पर कोडित निर्देशों से कार्य करती थी। इट वॉज ऑपरेटेड बाई द इंस्ट्रक्शंस कोडेड ऑन पंच कार्ड्स, इंस्ट्रक्शंस कोडेड ऑन पंच कार्ड्स, क्योंकि यह पंच कार्डों पर कोडेड निर्देशों से कार्य करती थी, पंच कार्डों से कोडेड निर्देशों पर कार्य करती थी। यह स्वतः निर्देशित हो सकती थी। इट वॉज सेल्फ इंस्ट्रक्टेड, यह स्वतः निर्देशित हो सकती थी। इट कुड बी सेल्फ इंस्ट्रक्टेड, यह स्वतः निर्देशित हो सकती थी। इट कुड बी सेल्फ इंस्ट्रक्टेड एंड और इट वॉज पब्लिशिंग द रिजल्ट्स इटसेल्फ, और यह स्वयं ही निर्देशों को छापती थी। एंड इट वॉज पब्लिशिंग द रिजल्ट्स इटसेल्फ, और यह स्वतः ही निर्देशों को छापती थी, यह स्वतः ही निर्देशों को छापती थी। दिस एनालिटिकल इंजन, यह एनालिटिकल इंजन ही, दिस एनालिटिकल इंजन, यह एनालिटिकल इंजन ही बाद में कंप्यूटर के निर्माण का आधार बना। This analytical engine became the ground of the development of computer, and that's why जिस कारण चार्ल्स बबेज is called the father of computer. चार्ल्स बबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बबेज is called the father of computer. चार्ल्स बबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आफ्टर चार्ल्स बबेज के बाद, आफ्टर चार्ल्स बबेज के बाद हिज कलीग, उनकी सहयोगी, या हिज असिस्टेंट उनकी सहयोगी, लेडी एडा अगस्टा, ये लिखा हुआ है, गलत नहीं उतारना। लेडी अडा अगस्टा कंटिन्यूड हिज वर्क, ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। कंटिन्यूड हिज वर्क, ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड, जिन्हें दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर माना जाता है। शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ल्ड, जिन्हें दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर माना जाता है। शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर माना जाता है। नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, जिन्हें दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर माना जाता है। बिकॉज शी स्टोर्ड, क्योंकि इन्होंने ही, बिकॉज शी स्टोर्ड द इंस्ट्रक्शंस इन द एनालिटिकल इंजन, शी स्टोर्ड द इंस्ट्रक्शंस इन द एनालिटिकल इंजन, क्योंकि इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन में निर्देशों को संग्रहित किया था। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन में निर्देशों को संग्रहित किया था। Ada Augusta also discovered the binary number system. एडा अगस्टा ने ही बाइनरी संख्या पद्धति को भी जन्म दिया था। एडा अगस्टा ने ही द्विआधारी संख्या पद्धति, ये दो आधारों पर चलती है इसलिए द्विआधारी कहते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति को भी जन्म दिया था। द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी कोड 0 और 1 पर काम करता है। इसमें घात 2 की चलती है, जैसे 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, समझ गए। जैसे डेसिमल पर घात 3 चलती है,
किलो गीगा मेगा, वैसे यहाँ पर 10 की घात चलती है 2 पर। वहां आधार 10 होता है इसलिए डेसिमल कहा जाता है, दशमलव 10 का आधार। यहाँ आधार सिर्फ 2 संख्याएं होती है, वह 10 संख्याएं होती हैं 0 से 9, जो सामान्य गणित में हम पढ़ते हैं। इन्होंने उनको बदला बाइनरी में। एडा अगस्टा का ये जो काम था, ये सबसे बेहतरीन काम माना जाता है, क्योंकि अगर बाइनरी आज ना होता तो कंप्यूटर बनते ही नहीं। इवन द कैलकुलेटर इज वर्किंग ऑन द बाइनरी कोड्स, यू नो। कैलकुलेटर पर काम किया है किसी ने? ट्रेडिशनल कैलकुलेटर, मोबाइल फोन वाला कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल कैलकुलेटर पर काम किया है? किस किसने किया है? किया है? कैलकुलेटर पर काम किया है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कैलकुलेटर पर काम किया है कि नहीं? सिंपल सी चीज। कैलकुलेटर आपको पता है किस पर काम करता है? कैलकुलेटर काम करता है 7 सेगमेंट कोड पर। 7 सेगमेंट कोड समझते हो आप? व्हाट इज द 7 सेगमेंट कोड? दरअसल इसमें 7 सेगमेंट्स होते हैं उसकी स्क्रीन पर। सेगमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरीके से कैलकुलेटर में 8 बनता है, 8। ये 8 होता है। अगर आपको कैलकुलेटर में 7 लिखना है तो आप जब 7 प्रेस करते हो, तो 7 प्रेस करने का मतलब क्या है? ये बाइनरी कोड्स। दरअसल वो सेगमेंट नंबर 1 की सर्किटरी को ऑन देगा, 2 की सर्किटरी को ऑन देगा, 7 की सर्किटरी को ऑन देगा। बाकी 3, 4, 5 और 6 के सर्किट को ऑन नहीं करेगा। तो ये सेगमेंट्स ऑन नहीं होते और अपने आप 7 बन जाता है। जब हमें कैलकुलेटर में सिर्फ 1 लिखना हो तो वो सेगमेंट 2 और सेगमेंट 7 को ऑन करेगा, और सेगमेंट 1, 3, 4, 5 और 6 को ऑन सिग्नल नहीं देगा, तो उनका सर्किट ऑन नहीं होगा और फाइनली वो सेगमेंट डिस्प्ले नहीं होगा, ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको 3 लिखना है तो सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 4, सेगमेंट 7 और सेगमेंट 6 को ऑन करेगा और 5 और 3 के सर्किट को क्लोज रखेगा, तो ये ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको 5 लिखना है तो वो सेगमेंट 1, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 7 और सेगमेंट 6 को ऑन करेगा, 5 को और 2 को बंद कर देगा, यानी उसको सिग्नल, समझ गए बात को? इसी तरीके से अगर 2 लिखना होगा तो वो किसको ऑन करेगा? सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, सेगमेंट 6 और सेगमेंट 3 और सेगमेंट 7 को ऑफ कर देगा, मतलब उनके सर्किट्स को ओपन ही नहीं करेगा। और इस तरीके से कैलकुलेटर काम करता है। दरअसल हम कर वही रहे हैं मशीन भाषा, जैसा हम इसमें प्लग स्विच को ऑन करके ऑफ कर रहे थे, किसके लिए? पंखे के लिए, है ना? या एसी के लिए हम रिमोट से ऑन ऑफ करते हैं तो एसी का सर्किट ऑफ और क्लोज होता है, ऑन या ऑफ होता है। उसी तरीके से ये वाला पार्ट जो था वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स पर वर्क करता था, जिसके अंदर सर्किट्स लगे हुए हैं। हर एक सर्किट के ऑन होने पर एक सेगमेंट डिस्प्ले होता है, उस सेगमेंट में एक तरीके से लाइट जैसी जल जाती है। और सेगमेंट डिस्प्ले होने का मतलब है वो अंक का प्रदर्शित होना जिसके लिए सेगमेंट्स ऑन हुए हैं। और ये सिर्फ 7 सेगमेंट्स हैं जो सारे नंबर बनाते हैं। 0 बनाना है तो सिर्फ सेगमेंट 4 को ऑफ कर दो, 0 बन जाएगा अपने आप। समझे या नहीं समझे? क्या बोल रहे थे? कौन सी डिवाइस? हाँ, सेगमेंट सेगमेंट की तो ऐसे अनेकों डिवाइसेस है बाजार में। कैलकुलेटर खुद 7 सेगमेंट डिवाइस ही। क्लियर है? ये बाइनरी आधारित है। बाइनरी का सबसे अच्छा उदाहरण आपको यही मिलेगा। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। जब हम 1 देते हैं किसी को सिग्नल तो ऑन किया सर्किट, 0 दिया तो ऑफ कर दिया सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी परिपथ की अगर हम बात करते हैं तो उस परिपथ को हम कुछ इसी तरीके से देखते और समझते भी हैं। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए, मान के चलो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है मान के चले। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हमने एक पावर दे दी, मान के चलो एक बैटरी बनाई है। यहाँ इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जोड़ दी है, मान के चलो एक बल्ब जोड़ दिया है। ये क्या है? एक बल्ब है। क्लियर है? और यहाँ हमने इस बल्ब की रक्षा के लिए एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, प्रतिरोध, जो धारा को कम कर सकता है या नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि सीधी धारा इसको डैमेज कर सकती है। और यहाँ अगर हम आए तो यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया। ये स्विच ऑन होने का मतलब ये है, और ऑफ होने का मतलब है, ये दो तरीके दिखाता है। खुल जाएगा तो धारा यहीं रुक जाएगी, ये अगर आई निकल रही है
अगर इसको हम जोड़ देंगे, जब स्विच में ऑन करता हूं तो ये बंद हो जाता है। क्लोज सर्किट मतलब स्विच ऑन, तो धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, बल्ब तक पहुंचेगी। इसे ऑफ कर दूं मतलब खोल दिया है, तो धारा यहीं रुक जाएगी और यहां से प्रवाहित होकर बल्ब तक नहीं आएगी। समझे या नहीं समझे? लाइन चेंज करना। इसमें लिखना, बाइनरी के विकास के आधार पर ही, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बाइनरी, बाइनरी के विकास के आधार पर ही, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बाइनरी, डेवलपमेंट ऑफ बाइनरी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का विकास हुआ। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर डेवलप्ड। अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का विकास हुआ। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर डेवलप्ड। अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का विकास हुआ। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर डेवलप्ड। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर डेवलप्ड। अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का विकास हुआ। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर डेवलप्ड। जैसे कि डायोड, ट्रायोड्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स आदि। जैसे डायोड, ट्रायोड्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स आदि। ट्रायोड्स, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स आदि। ट्रांजिस्टर्स आदि। क्लियर है? कल हम इस इलेक्ट्रॉनिक की को स्टडी करेंगे, वैक्यूम ट्यूब्स को देखेंगे, फिर उससे डेवलप हुए ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर्स के बाद हमने वैक्यूम ट्यूब्स के बेस पर ही डायोड, ट्रायोड्स किस तरीके से बनाए हैं। इसमें और भी अलग आते हैं, जैसे टेट्रॉड्स आते हैं, पेंटोड्स आते हैं डायोड्स के साथ साथ। हम सिर्फ डायोड्स को ही पढ़े हैं आज तक, जैसे जेनर डायोड, एलईडीज, ये सब मैंने फिजिक्स में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको यहाँ बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे क्लियर है या नहीं है? ओके, चलो आज यही खत्म करेंगे इसको।